नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट पेज एजुकेशन। मैं हूं संजय और इस वीडियो में आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर्स। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र में नवाचार और विकल्प विकास केंद्र की आधारशिला रखी। तेलंगाना सरकार ने हुजूरनगर विधानसभा क्षेत्र के सालापल्ली गांव में दलित बंधु योजना शुरू की। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्र के रेहड़ी पटरी वालों तथा सेवा क्षेत्र के युवा व बेरोजगारों को स्वरोजगार देने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया है। प्रीमियर हैंडबॉल लीग PHL ने घोषणा की है कि गर्वित गुजरात अगले साल होने वाली 6 टीमों को प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली टीम होगी। इटली की फैमिली जियोर्जी ने नेशनल बैंक ओपन टेनिस फाइनल में विंबलडन उपविजेता कैरोलिना कोफिसलेवा को 6-3, 7-5 से हराकर पहला WTA 1000 फाइनल खिताब जीत लिया। खाद्य वस्तुओं के दाम घटने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति जुलाई में लगातार दूसरे महीने घटकर 11.16% पर आ गई है। हालांकि इस दौरान विनिर्मित वस्तुओं तथा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी भी हुई है। प्रख्यात फिल्म आलोचक चित्तानंद दास गुप्ता के नाम पर गठित विनाश पर इस साल नवंबर में शुरू हो रहे शताब्दी जयंती वर्ष में फिल्मों का प्रदर्शन, स्मारक व्याख्यान और उनकी कृतियों को प्रदर्शित करेगी। देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सड़कों को जोड़ने के लिए 1200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं और अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों की घोषणा की। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कम से कम 45 लोगों को समाज के लिए उनके अमूल्य योगदान और समर्पित सेवाओं के लिए राज्य पुरस्कारों से सम्मानित किया। पेयर्स म्यूनिख और जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर गेर्ड मूलर का निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे। एक आम प्रसंस्करण इकाई सहित राज्य का पहला बागवानी फसल प्रसंस्करण क्लस्टर कर्नाटक के रामनगरम में जिले के PPP मॉडल पर आधारित किया जाएगा, जिससे अनुमानित निवेश 500 करोड़ होगा। असम राज्य के जिला कछार के उपायुक्त कीर्ति जैल्ली को कुछ दिन पहले पुष्टि निर्भर पोषण पर निर्भर के लिए राष्ट्रीय रजत कोष पुरस्कार मिला, जो दीनाथपुर बगीचा गांव के घरों में पोषक उद्यान स्थापित करने के लिए परिवर्तन और विकास पर एक अभिसरण परियोजना है। यह गांव कछार जिले के कटिकोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित है। ओडिशा के झारसुगुड़ा में के वीर सुरेंद्र साई VSS हवाई अड्डे पर इंस्टीट्यूट लैंडिंग सिस्टम ILS चालू हो गया है। ILS हवाई अड्डे पर विमान की सटीक लैंडिंग में मदद करेगा। यह खराब मौसम और कम दृश्यता की स्थिति के दौरान उड़ान की नियमितता को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा और परियोजना की कुल लागत लगभग 15 करोड़ रुपए है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित P रघुराम एक OBE KIMS उपलक्ष्मी सेंटर फॉर ब्रेस्ट डिसीज के संस्थापक निदेशक ने एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड की मानद फेलोशिप को सम्मानित होने का गौरव हासिल किया है। एम वेंकैया नायडू ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए पल्लेकु पद्माभीषम नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है और पुस्तक के लेखक पूर्व सांसद यालचल्ली शिवाजी है। यह पुस्तक का विषय ग्रामीण भारत और कृषि पर आधारित है। भारत के उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में कहा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति मृत्यु, इस्तीफे, महाभियोग या अन्य स्थितियों के कारण राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उद्घाटक धारक 1952 से 1962 के बीच फॉर्मेशन 13 मई 1952। RBI ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के चरणबद्ध कार्यान्वयन रणनीति के दिशा में काम कर रहा है और उपयोग के मामलों की जांच कर रहा है, जिससे बहुत कम या बिना किसी परेशानी के लागू किया जा सकेगा। RBI हेडक्वार्टर्स है बम्बई में एस्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में और फर्स्ट गवर्नर थे सर ओसामा स्मिथ। फर्स्ट बैगमा फिनकॉर्प लिमिटेड एक RBI पंजीकृत गैर बैंकिंग वित्त कंपनी NBFC के पूनावाला फ्लिपकार्ट लिमिटेड के रूप में फिर से नाम दिया गया है और आधार पूनावाला के नेतृत्व वाली राइजिंग सन होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियंत्रित हिस्सेदारी का अधिग्रहण के बाद रिब्रांडिंग गतिविधि शुरू कर दी गई है।
यूपी के अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। यूपी को देश का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन स्थल बनाने के लिए काम चल रहा है। गडकरी ने बताया कि अयोध्या में लगभग 80 किलोमीटर रिंग रोड और अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के 275 किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MoRTH के सचिव अरमाने गिरिधर को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI फाउंडेड 1988 सेक्टर इंडियन नेशनल हाईवे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो केंद्रीय विश्वविद्यालय के आगंतुक हैं ने 12 विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फाउंडेड इन 15 अगस्त 1947 हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। भारत में 1947 में शिक्षा संत्रालय था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने अपना नाम बदल मानव संसाधन विकास मंत्रालय MSRD में बदल दिया और इंडियन रेलवे के दक्षिण पश्चिम रेलवे SWR ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत की मिसाल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम को एक अनूठी श्रद्धांजलि अर्पित की है। WSR ने बेंगलुरु डिवीजन के YPR कोचिंग डिपो में डॉक्टर अब्दुल कलाम की 7.8 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम की प्रतिमा को स्थापित किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम की अध्यक्ष आवक्ष प्रतिमा पूरी तरह से कपाड़ सामग्री से बनाई गई है। विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP के अनुसार अफगानिस्तान में 39 मिलियन लोगों में से 14 मिलियन लोग गंभीर भुखमरी का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा एजेंसी अफगानिस्तान में एक प्रांतीय राजधानी में सहायता वितरित करने के लिए तालिबान के साथ बातचीत करने में सक्षम है। हालांकि यह 3 अन्य प्रांतीय राजधानियों में खाद्य वितरण फिर से शुरू करने में असमर्थ है। 3 साल से यह दूसरा सूखा है जिसका सामना देश कर रहा है। इस साल सूखे की लड़ाई के साथ जोड़ा गया है। सूखे ने 15 अगस्त को तालिबान के देश पर कब्जा करने से बहुत पहले अफगानिस्तान को प्रभावित किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुमान के मुताबिक अफगानिस्तान में करीब 20 लाख बच्चे कुपोषित हैं। विश्व खाद्य अनुसंधान प्रोग्राम ने संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संगठन है। यह मुख्य रूप से भूख और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित है। स्कूली भोजन का सबसे बड़ा प्रदाता यही संस्था है और इसी संस्था की स्थापना 1961 में रोम के मुख्यालय के साथ हुई थी। इसके 80 देशों में कार्यालय भी है और इस संगठन ने 2019 तक 88 देशों में लगभग 97 मिलियन लोगों की सेवा की है। भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए एक मॉनिटरियल प्रोटोकॉल के लिए किगाली समझौते का अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। भारत को अब 2047 तक अपने HFC के उपयोग का 80% कम करने की आवश्यकता है। चीन और अमेरिका को 2045 और 2034 में इस लक्ष्य को हासिल करने का निर्णय लिया है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत ने अनुसमर्थन प्रक्रिया रेडिफिकेशन प्रोसेस में मंजूरी देकर अपने जलवायु नेतृत्व का उदाहरण दिया है। इसके तहत हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को जल्दी चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाएगा, जो बदले में भारतीय उद्योग और जलवायु के अनुकूल शीतलन उत्पादों में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना देगा। HFC को चरणबद्ध तरीके से बंद करने से ग्रीन हाउस गैसों के बराबर 105 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। इस प्रकार का यह 2100 तक वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को बचने से मदद करेगा और ओजोन परत की रक्षा करने में भी मदद करेगा। भारत पहला देश है जिसने 2019 में कूलिंग एक्शन प्लान लॉन्च किया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसके अंतर्गत जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFC को खपत को उत्पादन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास कर रहा है। यह एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकारों और दायित्वों को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। मॉनिटरियल प्रोटोकॉल मूल रूप से ओजोन परत को संरक्षित और पुनर्स्थापित करने के लिए बनाया गया था। यह प्रोटोकॉल भाग लेने वाले देशों के बीच ओजोन का क्षयकारी गैसों को दूर करने के लिए एक समझौता था। HFC शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसों जो कि जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है। इस प्रकार किगाली संशोधन HFC उन रसायनों की सूची में जोड़ा गया जिन्हें देशों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना आवश्यक है। 3 देशों ने संशोधन में पुष्टि की है। इसे जानना है तो 121 देशों ने यूरोपीय संघ के जुलाई 2021 तक किगाली संशोधन की पुष्टि की है। भारत सूची में नया प्रवेश करता है। अमेरिका ने संशोधन की पुष्टि अभी तक नहीं की है। इंडस्ट्रीज को किसी भी संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को एकत्र करने से रोकने के लिए उद्देश्य से चीन ने 20 अगस्त 2021 को एक नया ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया है। इंटरनेट घोटालों में वृद्धि का सामना कर रहे चीन की पृष्ठभूमि में नया कानून पारित किया गया था। हाल के महीनों में राइट हैंडलिंग कंपनी दीदी और गेमिंग कंपनी टेंसेंट जैसी कंपनियों पर व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
इस नए नियम के तहत चीन उन टेक कंपनियों को निशाना बना रहा है जो निजी डेटा को एकत्र कर रहे हैं। इसके तहत चीन ने शीर्ष विधायी निकाय राज्य के साथ साथ व्यक्तिगत जानकारी को संभालने वाली निजी संस्थाओं को डेटा संग्रह और कम करने और इसे संसाधित करने और पहले यूजर की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। हालांकि चीन राज्य सुरक्षा तंत्र से व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच बनाए रखेगा। कानून यह भी प्रदान करता है कि चीनी नागरिकों को व्यक्तिगत डेटा को चीन की तुलना में डेटा सुरक्षा के निम्न मानकों वाले देशों में स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। चीन पर हमेशा उत्तर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत और अन्य जगहों पर दमन और तेज करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता रहा है। यह नियमों से चीन के तकनीकी क्षेत्र में हो रहे हलचल बचने की उम्मीद भी है। नए कानून का मुख्य उद्देश्य यह है कि नया कानून उन लोगों को सुरक्षा के उद्देश्य से प्रेरित किया गया है जो दृढ़ता से महसूस करते हैं कि उनके व्यक्तिगत डेटा का उपयोग यूजर प्रोफाइलिंग के लिए किया जा रहा है। नया कानून कंपनियों को ग्राहकों की खरीदारी के इतिहास के आधार पर एक ही सेवा के लिए अलग अलग मूल्य निर्धारित करने से रोकेगा। इस्माइल साबरी याकूब बने मलेशिया के नए प्रधानमंत्री। मलेशिया की राजधानी 20 अगस्त 2021 को इस्माइल साबरी याकूब को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। इस्माइल साबरी याकूब ने प्रधानमंत्री के रूप में मुहिद्दीन यासीन की जगह ली है। यासीन ने संसद में बहुमत खो दिया था क्योंकि वह सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल हो रहे थे। इस्माइल साबरी पहले मुहिद्दीन के डिप्टी थे जिन्होंने अब कोविड-19 के संक्रमणों और आर्थिक मंदी की वृद्धि के बीच पदभार संभाला है। इस्माइल साबरी ने संसद में 222 सदस्यों में से 114 सदस्यों से बहुमत हासिल किया है। इस्माइल साबरी बिन याकूब है कौन और क्या काम करते हैं? वह एक मलेशियाई राजनेता है जिन्हें अगस्त 2021 से मलेशिया के 9वें प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। जुलाई 21 में से अगस्त 21 तक उन्होंने 13वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। वह मार्च 2004 से पेरिकाप्टा नेशनल प्रशासन में रक्षा मंत्री और पेरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद सदस्य भी रह चुके थे। वह मलेशिया के सबसे कम समय तक सेवा देने वाले उप प्रधानमंत्री बन गए हैं क्योंकि उन्होंने केवल 40 दिनों तक ही सेवा की है। मलेशिया की संसद यह मलेशिया की राष्ट्रीय विधायिका है जो संसद के वेस्टमिंस्टर प्रणाली के आधार पर चलती है। यह एक द्विसदनीय संसद है जिसमें 3 घटक शामिल हैं: दीवान राक्यत, राज्य परिषद और यांगली बर्टवान आगोंग। 20 अगस्त वर्ल्ड मच्छर डे। मच्छरों से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता और सतर्कता बढ़ाने के लिए 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस 2021 मनाया गया। यह दिन सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने मादा मच्छर और मलेरिया के बीच एक कड़ी की खोज की थी। आकार में बहुत छोटे या बहुत छोटे होने के बावजूद मच्छर इतिहास में एकमात्र शिकारी जो सदियों से जीवित है और यह मलेरिया जैसी वेक्टर जैसी जनित बीमारियों से मौत का कारण बनते हैं। खतरनाक बीमारी के कारण मच्छर को दुनिया की सबसे घातक प्रजाति माना जाता है। इसकी वजह से हर साल लगभग 7 लाख लोगों की जान चली जाती है। विश्व मच्छर दिवस 2021 की थी। वर्ष 2021 में विश्व मच्छर दिवस शून्य मलेरिया लक्ष्य तक पहुंचना इस साल की थीम थी। मलेरिया पर अपनी खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। वर्ष 1897 में ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस ने पता लगाया था कि एनोफिलीज नामक मादा मच्छर मनुष्यों के बीच मलेरिया परजीवी संचारित करते हैं और उन्होंने पाया कि मलेरिया परजीवी फैलाने के लिए मादा एनोफिलीज मच्छर जिम्मेदार है। इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह खोज 20 अगस्त को ही की गई थी। इस प्रकार 1930 के दशक में 20 अगस्त को मच्छर दिवस मनाया जाता है। फेसबुक इंडिया ने 20 अगस्त 2021 को स्मॉल बिजनेस लोन्स इनिशिएटिव प्रोग्राम की नई पहल शुरू की है। यह पहल ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म इंडिफी के साथ साझेदारी में शुरू की गई। यह छोटे और मध्यम व्यवसायों को सहायता प्रदान करेगा जो सतत लोन लेने वाले भागीदारों की सहायता से क्रेडिट तक पहुंच प्राप्त करने के लिए फेसबुक पर विज्ञापन देते हैं। भारत पहला देश है जहां फेसबुक ने यह पहल शुरू की है। यह सुविधा उन व्यवसायों के लिए खुली है जो भारत के 200 कस्बों और शहरों में पंजीकृत है। इंडिफी पहला लैंडिंग पार्टनर है जिसके साथ फेसबुक ने करार किया है। इस पहल की घोषणा फेसबुक इंडिया द्वारा एक वर्चुअल इवेंट एनेबलिंग एमएसएमई ग्रोथ थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन में की गई थी। इसे FICCI फिक्की के साथ साझेदारी में फेसबुक इंडिया द्वारा घोषित किया गया था। फेसबुक ने पहल छोटे व्यवसायों के लिए व्यावसायिक ऋणों को अधिक आसानी से सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू की है। यह भारत में MSME क्षेत्र के भीतर ऋण अंतर को कम करने के लिए भी प्रयास करेगी। फेसबुक और इंडिफी के बीच साझेदारी के माध्यम से फेसबुक के साथ विज्ञापन करने वाले छोटे व्यवसायों को प्रति वर्ष 17 से 20% की पूर्वनिर्धारित ब्याज दर पर ऋण दिया जा सकता है। यह पहल छोटे व्यवसायों को त्वरित ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से बिना जमानत से ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी।
असम राज्य सरकार ने असम के सहायकों, ड्राइवरों और पुजारियों के लिए कोविड राहत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के अंतर्गत निजी बसों के चालकों और सहायकों में एक मुश्त 10,000 रुपये की राहत मिलेगी। मंदिरों के पुजारी और नामचरों के मुखिया, वैष्णव पूजा स्थल को 15,000 रुपये मिलेंगे। सरकार टेंट हाउस व्यवसाय, सांस्कृतिक क्षेत्र और रेहड़ी वाले, पटरी वालों से जुड़े लोगों के लिए भी राहत पैकेज पर विचार कर रही है। कार्यालय में 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार ने स्कूलों के इतिहास और भूगोल पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना के तहत आवंटन सबसे बड़ी पहल है। आवंटन 830 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1,000 रुपये परिवार कर दी है। यह योजना तात्कालिक परिवार को पर्याप्त आय सहायता प्रदान करने और उनकी वित्तीय सहायता को कम करने का भी प्रयास करती है। ड्राइवरों के लिए किए गए आवंटन में पिछले 3 माह में अंतर जिला आवागमन बंद होने के कारण लंबी दूरी तक बसें नहीं चल रही है। इसमें ड्राइवर और हेल्पर को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार उन्हें 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसका लाभ लगभग 60,000 लोगों तक पहुंचेगा। असम में कोविड के मामले वर्तमान में मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है और तीसरी लहर के लिए तैयार है। पिछले 100 दिनों के लिए में लगभग 1.5 लाख प्रतिदिन वैक्सीन को लगभग 1.22 करोड़ खुराक दी गई है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 1% या उससे कम हो गया है। INSA-CoG की रिपोर्ट के अनुसार भारत में डेल्टा वेरिएंट के कारण बढ़ रहा है संक्रमण। भारत में प्रयोगशालाओं की एक जीनोम अनुक्रमण संस्कारी संघ INSA-CoG ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस मामलों में के संक्रमण में डेल्टा संस्करण का उच्च अनुपात शामिल है। इस संस्था ने कहा है कि भारत में निरंतर कोविड-19 का प्रकोप डेल्टा संस्करण अति संवेदनशील आबादी और ट्रांसमिशन को तोड़ने में टीके की प्रभावशीलता को कमी का परिणाम है। हालांकि गंभीर बीमारी और मृत्यु को कम करने के लिए टीकाकरण अभी भी बहुत प्रभावी है। संचरण और टीकाकरण को कम करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय अभी भी महत्वपूर्ण है। इस संस्था के द्वारा दिए गए डेटा के अनुक्रमण के अनुसार वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के 30,230 नमूनों में से 20,324 डेल्टा वेरिएंट थे। भारत में डेल्टा संस्करण के कारण कई देशों में महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। चीन और कोरिया में भी नए मामले आ रहे हैं। कोरिया ने बताया है कि डेल्टा प्लस के 4179 म्यूटेशन के कारण मामलों में नया उछाल आया है। मार्च से मई तक 2021 के बीच डेल्टा संस्करण ने भारत में एक घातक दूसरी लहर पैदा की, जिसने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और अस्पतालों पर कहर बरपाया। भारत में AY1, AY2, AY3 डेल्टा प्लस के नए मामले 1% की आवृत्ति पर महाराष्ट्र में एकत्र किए गए। जुलाई में नमूनों को देखे जा रहे हैं। डेल्टा संस्करण के इस बार भारत में चिंता का एक प्रमुख कारण है। भारत में सक्रिय मामले। मई में दूसरी लहर के चरम स्तर के बाद भारत में दैनिक कोरोना वायरस मामलों में काफी कमी आई। सक्रिय मामले घटकर 3,63,605 हो गए, जो 105 दिनों में सबसे कम है। आर वैल्यू या भारत के प्रजनन दर की गिरकर 0.89 हो गई है। DCGI ने आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए ZyCoV-D वैक्सीन को दी मंजूरी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने जायडस कैडिला द्वारा आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए ZyCoV-D वैक्सीन को मंजूरी दी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार इस वैक्सीन ने कोविड-19 के लिए दुनिया में पहली और भारत की स्वदेशी रूप से विकसित DNA आधारित वैक्सीन है। यह 12 साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों और वयस्कों को लगाया जाएगा। इसका विकास किसने किया? जायडस कैडिला ने इस वैक्सीन को मिशन कोविड सुरक्षा के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ विकसित किया है। इसे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRC द्वारा लागू किया जाएगा। यह एक 3 खुराक वाला DNA प्लाज्मिड आधारित कोविड-19 वैक्सीन है। जब इसे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तो यह सारस कोविड-19 वायरस के स्पाइक प्रोटीन का उत्पादन करता है और एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह रोग और वायरल निकासी की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या वैक्सीन म्यूटेशन में निपट सकती है? वैक्सीन का प्लास्टिड DNA प्लेटफॉर्म ड्रग एंड जेल टेक्निक पर आधारित है। इसे वायरस के बीच उत्परिवर्तन से निपटने के लिए आसानी से अनुकूलित किया जा सकता है। वैक्सीन की प्रभावशीलता। वैक्सीन के लिए फेज 3 क्लिनिकल परीक्षण 28,000 से अधिक स्वयंसेवकों में किया गया है। परिणाम के रोग सूचक RT-PCR सकारात्मक मामलों में 66.6% की प्रभाविता दिखाई गई है। कोविड-19 के लिए भारत में यह अब तक का सबसे बड़ा वैक्सीन परीक्षण था। जायडस कैडिला को कैडिला हेल्थकेयर यूनिट लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है जिसका मुख्यालय अहमदाबाद, गुजरात में है। यह कंपनी मुख्य रूप से जेनेरिक दवाओं के निर्माण में काम करती है। रमन भाई पटेल ने 1952 में इस कंपनी की स्थापना की थी।
जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही रोचक जानकारी आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।